हेलो, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या थी, ये पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल फॉर्म। फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म की क्या जरूरत है, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, आपने इंटीग्रल जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ ऑलरेडी फ्लक्स का, वो है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, जो आपने पढ़ा है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा जब आप यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात कर रहे होंगे। यूनिफॉर्म इन द सेंस ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे हर स्पॉट पर। किसके स्पॉट पर, जिस एरिया के थ्रू आप निकाल रहे हो उस एरिया के हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म रहे, मतलब एक सा रहे। उन सब केसेस के लिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक गुड ऑप्शन है। वहां पर आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस उसका डायरेक्शन अलग हो जाए, या आप ये कह दीजिए उसका मैग्नीट्यूड, जो एरिया जिसके थ्रू आप फ्लक्स निकाल रहे हो उस एरिया के अलग अलग पॉइंट्स पर उस मैग्नेटिक फील्ड का उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हो वो डिफरेंट हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को ई डॉट ए वेक्टर कंप्लीटली हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है और वही इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स कहलाती है। उसी को हम आज देखेंगे। फिर उसके बारे में फर्दर हम लोग गॉस लॉ पे मूव करेंगे और देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, फ्लक्स के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूं, फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वी नो दिस, वी ऑलरेडी नो दिस। बट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल फॉर्म की। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स पहले तो यहां पर बात करेंगे। मैं इसमें ऑलरेडी लिख दूं कि आप इसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यूनिफॉर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, लेकिन मेन मोटिव होगा पहले नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म के केस को हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग करते क्या है, एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। किसी भी आप एरिया ले लीजिए, मैंने एक ऐसा एरिया ले लिया और इस एरिया के आप डिफरेंट स्पॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस कीजिए। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है और यहाँ पर कुछ ऐसा है। मे बी यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ ऐसा है। बस ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और साथ ही साथ इन हर एक डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है मैग्नीट्यूड। एरिया जो आपके पास है वो ए है, लेकिन इनके अलग अलग पॉइंट्स पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। साथ ही साथ इनका ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकता है। दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस जैसे पिछले हुआ करती थी। तो इस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लेते हैं। वी कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया। हम लोग एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ds। अब जैसे वर्क डन के केस में किया करते थे ना, वेरिएबल फोर्स होती थी तो छोटे से पाथ में वर्क डन निकाल लेते थे और फिर उसको एक्सटेंड कर देते थे पूरे पाथ के लिए। सेम सिचुएशन यहां भी होने वाली है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लेंगे और उस एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, ds वेक्टर, या इसको मैं लिख सकता हूं ds n कैप, आप ऐसा मान सकते हैं। और मैं मानता हूं कि इस एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड E है और वो कुछ एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर पॉइंटेड है। इस लोकेशन पे अलग वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा और हो सकता है अलग ओरिएंटेशन भी हो। भाई, अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो पैरेलल लाइंस तो होंगी नहीं, और पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो हर जगह पर एक सा एंगल नहीं बन सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सो एरिया वेक्टर, अगर आप ये कहिए यहां पर ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो अब यहां पर इसके एलिमेंट्री एरिया के थ्रू मैं जो फ्लक्स निकालूंगा उसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds। जो हमारा ds एरिया उसके थ्रू जो स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, d phi इज इक्वल्स टू e डॉट ds।
E.ds हम लिख सकते हैं ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है जो पास होगा इस एलिमेंट्री एरिया के थ्रू। देखिए अगर जिनको ये समझ में आता है कैसे लिखा जाता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आई लिंक में मैंने दे रखा है और मैं वहाँ पर बता रखा है कि कभी भी कोई इंटीग्रल अगर करा जाता है तो उसमें ये चीज़ें कैसे समझी जाती हैं। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो एक इस एरिया से जा रहा है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। फाइन, सो दिस इज द फ्लक्स, लेट्स कॉल इट 1, या इसके लिए मैं एक और नोटेशन इस्तेमाल कर सकता हूं, वो भी इक्वली आप समझ सकते हैं। इट इज एन कैप ds। सिर्फ एरिया वेक्टर को लिखने का एक और तरीका मैंने यहां पर लिख दिया है, मतलब एक और तरीका यहां पर जो आप पढ़ चुके हैं उसी को मैंने लिख दिया है, नथिंग एल्स। नाउ वी कैन फाइंड द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स थ्रू द area is given by कैसे दे सकते हैं? अगर आपको इस पूरे एरिया का फ्लक्स मालूम करना है तो आपको इसी टाइप से स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शंस से फ्लक्स को निकालना पड़ेगा और उन सारे फ्लक्सेस को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैं अगर ये स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन यहां कंसीडर कर लूं, फिर यहां कंसीडर कर लूं, फिर यहां कंसीडर कर लूं, फिर यहां कंसीडर करूं, इसी तरीके से इस पूरे एरिया को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक कर लूं और उन हर एक एलिमेंट के थ्रू मैं फ्लक्स निकाल लूं, उन सभी एलिमेंट्स का एरिया या जो फ्लक्स है स्मॉल एरिया के थ्रू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरे एरिया का फ्लक्स कितना है। स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज जो हैं उनके थ्रू आप फ्लक्स पता करिए, इसका पता करिए, इसका पता करिए, और ऐसे ही ये जो पूरा सरफेस है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक होगा और जब आप उन सारे पार्ट्स को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इस एरिया से गुजरने वाला कंप्लीट फ्लक्स। तो मैं लिख सकता हूं द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया इज गिवन बाय, हाउ इट इज गिवन, जो ये आपको एरिया दिया जा रहा है, जो फ्लक्स दिया जा रहा है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा पूरे सरफेस के लिए, और वो आप करेंगे बाय इंटीग्रेशन। कंप्लीटली एक बहुत इजी चीज, आप लोग क्लास में नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे d5 फाइंड करना है। d5 मैंने फाइंड कर लिया, वो है इस गिवन एरिया से। अब मुझे ऐसे ही नंबर ऑफ एरियाज यहां पर कंसीडर करने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज में ये ब्रेक होगा, मुझे हर एक एरिया के थ्रू फ्लक्स पता करना है, उन सबको ऐड करना है, और इस टाइप के एडिशन कहलाते हैं कंटिन्यूअस एडिशंस। और कंटिन्यूअस एडिशंस जो होते हैं उनको करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्दर कैसे लिखेंगे इसे? फर्दर हम इनको लिख सकते हैं, दो phi e इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट एन कैप ds। एक नोटेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं phi e इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e डॉट ds वेक्टर। फिनिश। ये दोनों ही चीजें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स इन द इंटीग्रल फॉर्म। और अगर आपके पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे आपके पास लाइन चार्ज हो सकता है, आपके पास सरफेस चार्ज हो सकता है, आपके पास वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, एरिया का इस्तेमाल करोगे और फ्लक्स का एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड करोगे। अभी आप इसको आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप की ले रहे हो, आपको नहीं पता है आप एरिया किस टाइप का, एलिमेंट किस टाइप का ले रहे हो। तो जैसे जैसे आपको सिचुएशन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसके आगे मूव करोगे, उससे पहले आप इसको प्रोसीड नहीं करोगे और आप कहोगे दिस इंटीग्रल फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, वी कॉल दिस थिंग एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोनाउंस करा जाता है इसे? इट इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सरफेस के थ्रू अगर आप इंटीग्रेशन करते हो देन दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स फ्लक्स। वन मोर थिंग यू कैन से कि हम लोग को अगर जो एरिया हम लोगों ने लिया है वो एरिया क्लोज एरिया हो, जैसे अभी हम लोगों ने फॉर द टाइम इस केस के लिए हमने ले रखा है एक एरिया जो कि एक ओपन एरिया है, क्लोज एरिया नहीं है। अगर वो एक क्लोज एरिया हो, क्लोज एरिया इन द सेंस वो एरिया इनक्लोज कर रहा होगा एक वॉल्यूम, अगर वो एरिया इनक्लोज कर रहा होगा एक वॉल्यूम तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोज एरिया। जैसे एक स्फीयर, एक क्यूब, एक क्यूबॉइड, कोई भी एक ऐसी शेप जो क्लोज हो। मैं शेप को नहीं कह सकता हूँ कोई रेगुलर शेप होनी चाहिए, वो कोई भी शेप हो सकती है। अगर वो एक क्लोज सरफेस है जिसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है तो उस समय फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन करा जाता है फ्लक्स
थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखने का तरीका फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, और आप यहां पे ये नोटेशन बना देते हैं विच रिप्रेजेंट कि आप जब इंटीग्रल कर रहे हैं वो एक क्लोज एरिया का है, या जो आप फ्लक्स निकाल रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस एरिया से आप फाइंड कर रहे हैं। आप चाहे इस नोटेशन का इस्तेमाल करिए एन कैप वाली, चाहे आप नॉर्मल ये नोटेशन इस्तेमाल करिए, ई वेक्टर और यहां पर डी एस वेक्टर, ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजन है वो ये है कि आपका जो फ्लक्स है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू अ क्लोज्ड एरिया व्हिच इनक्लोजेस अ वॉल्यूम। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है आपका इंटीग्रल थ्रू अ क्लोज सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज, क्योंकि इंटीग्रल आप सरफेस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एरिया इसमें इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। जो क्वांटिटी इन्वॉल्वड है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस समथिंग इज कॉल्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया। मैं इसको एक चीज से और लिख सकता हूं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं फ्लक्स थ्रू closed surface, flux through closed surface area। और इस चीज का उपयोग हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम आपके स्पेशली क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइंड है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल फॉर्म है फ्लक्स का, ये काफी यूजफुल होता है। आप चाहे एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, चाहे आप एक लाइन चार्ज की वजह से दैट मीन्स एक इनफाइनाइट वायर लेना चाहें, वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे। आप चाहे किसी भी टाइप के केस का एग्जाम्पल लें, आप मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन करेंगे, और गॉस लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का ही इस्तेमाल करा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड कराता हूं। फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म देख लिया था, और फ्लक्स के इंटीग्रल फॉर्म को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं। हमने क्लोज सरफेस के लिए देख लिया, हमने ओपन सरफेस देख लिया था, दोनों के लिए ही हमने फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म देख लिया है। जरा मैं थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें मार्क कराना चाहूंगा, आप कुछ इसको लिखना चाहें। जैसे मैंने ये लिखा आपके लिए ई डॉट ds, और ये एग्जैक्टली ये फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स, बट यहां पर जो क्लोज लूप बना है मैं आपसे कह चुका हूं कि वो एक क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस आप जिस भी सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस एरिया है, क्योंकि जब आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं आपके पास एक एरिया होगा, आपके पास फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फ्लक्स पता कर रहे हो एक एरिया से, तो वो जो एरिया होने वाला है वो क्लोज्ड होने वाला है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्या इसको सॉल्व करा जाता है। यस, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की टेक्निक हमको सिखाई जाएगी, आगे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कन्फिग्रेशन है, या जो इलेक्ट्रिक चार्ज का वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, या आप किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बेसिकली इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ही निकालने के लिए। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो इट रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया इज क्लोज्ड। ओके, दिस मींस दैट द सरफेस एरिया through which flux is calculated, flux is calculated is closed। क्लोज्ड सरफेस कैसा हो सकता है? कैसा भी हो सकता है। क्लोज सरफेस आप कैसा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोगों को एक ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जो कि इजीली इंटीग्रेबल है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, गॉस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे तो क्लोज सरफेस गॉस ने हमें एक लिबर्टी दी है कि आप कैसा भी सरफेस चूज कर लीजिए, लेकिन जो क्लोज सरफेस हम लोग चूज करेंगे हमको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो आप सरफेस चूज कर रहे हो वो इजीली इंटीग्रेबल हो। इजीली इंटीग्रेबल मतलब उसके जो ds सेक्शंस आप लेंगे, जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो आसानी से हो जाना चाहिए। अगर आप इरेगुलर शेप ले लेंगे तो आप उसको ds उसका आप टोटल सम अप करके एक फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो इट्स बेटर टू चूज सम सिमेट्रिकल सरफेस और सम रेगुलर सरफेस, जैसे कि स्फीयर, जैसे कि सिलेंडर।
तो क्लोज सरफेस हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इटसेल्फ, दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया वेक्टर और डिफरेंशियल एरिया या आप ये कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। इसी तरीके से मैं अगर ओपन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा, इसको भी कैलकुलेट करा जाता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहे आप ओपन सरफेस से निकालिए चाहे आप क्लोज सरफेस से निकालिए, इंटीग्रल फॉर्म दोनों के लिए है। मैं बात पहले ही कर चुका हूं उसके बारे में, अभी इससे पहले आपने देखा है इसको। बस फर्क इतना है, यहां पर लूप इज नॉट देयर, ठीक है ना। इस चीज को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट, पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। बस मैं सिंपल आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप समझें इस बात को। और इसको समझने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, बिकॉज हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले डिस्कशंस में इसको बहुत डीपली करेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी सिंपल कि इसको डील कैसे करना है। नाउ यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी आपका फ्लक्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पर जो आपका सरफेस है, सरफेस इज ओपन सरफेस। जो भी आप सरफेस लेने वाले हैं वो एक ओपन सरफेस होगा। इसको पढ़ेंगे क्या, जैसे उसको पढ़ते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज जस्ट अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सरफेस इंटीग्रल है, और जो सरफेस है इट इज नॉट नेसेसरली क्लोज, और इट इज नॉट क्लोज, एब्सोल्युटली नॉट क्लोज्ड वन। ये एक ओपन सरफेस ही होगा। अब ओपन सरफेस में यही कह दूं कि ये फ्लैट सरफेस ही होगा, या ये एक मैं क्या कहूँ, एक रेक्टेंगल ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इट कुड बी अ सर्कुलर शेप या कोई भी एक ओपन सरफेस एरिया जो कि वॉल्यूम को इंक्लोज नहीं कर रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फ्लक्स। Simple, it is a flux. It is also a flux, but ये है flux through closed area. Flux through closed area. ये फ्लक्स है क्लोज एरिया के थ्रू। ये फॉर्म क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन एंड गॉस लॉ इटसेल्फ अपने स्टेटमेंट में जब हमको उसको मतलब गॉस को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो वहाँ पर यही नोटेशन इस्तेमाल होगी, तब हम लोगों को इसका मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर हमने जब इंटीग्रल फॉर्म पढ़ना स्टार्ट करा था तो कहा यही गया था कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी यूनिफॉर्म फील्ड्स हमको मिलेंगी तो एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। आप इनको यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां भी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, एंड इट इज वेरी इजी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टाइप्स की ओर। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई थिंक काफी इस इंटीग्रल फॉर्म के लिए इतना कहा जाना इतना काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो होती है डाइवर्जेंस फॉर्म, वो फिर आपके लिए सिलेबस से बहुत आगे हैं, वो फिर आप पढ़ेंगे कभी अपने ग्रेजुएशन सिलेबस में, वो आपके लिए यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। सो मैं इसको यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के साथ। थैंक यू एवरीवन।